आइए देखते हैं, आपको बताया गया था यहाँ पर थोड़ा सा आपको नॉर्मलता, मोलरता, फॉर्मलता के बारे में बताया गया था। अब नंबर है इसका मोललता। अब मोललता किसे कहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। बहुत आसान डिफिनेशन है, खाली आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो अच्छी तरीके से कवर कर सकते हो। जैसे यहाँ पर बताया गया मोललता, मोललता। अब मोललता में आपको एक बात याद रखना होगा कि किसी विलायक के, विलायक याद रखना, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित, चाहे आप 1 किलोग्राम का हो चाहे 1000 ग्राम का हो, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। अब इतना याद रखना, मोललता किसे कहते हैं। तो मोललता में आपको एक वर्ड में ध्यान में रखना होगा, किसी विलायक में, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। और थोड़ा सा इसके फार्मूले के बारे में देखा जाए, मोललता ज्ञात कैसे करते हैं। जैसे है मोललता। अब मोललता कैसे ज्ञात करेंगे, अब आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि थोड़ा सा विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलायक के भार, यहाँ लिखना आप ग्राम में। अगर आप ग्राम में लिखते हो तो यहाँ हम गुणे 1000 करेंगे, और यदि किलोग्राम में मान पूछा जाएगा तो 1000 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल ये ध्यान में रखना होगा। इसे मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार ग्राम में गुणे 1000। अब आप जब न्यूमेरिकल लगाओगे तो विलय की मोलों की संख्या दी जाएगी, विलायक का भार दिया जाएगा। आप यहाँ पर रख देना, विलायक का भार ग्राम में नहीं होगा तो उसको ग्राम में बना लेना। बनाने के बाद में गुणे 1000 करके यहीं पर रख के हल कर देते हैं तो आपको विलय की मोललता ज्ञात हो जाती है। अब मोललता की तरफ फिर से डिफिनेशन सुन लो आप, किसी विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। आइए देखते हैं, यदि आपको दे दिया जाए द्रव्यमान, यानी कि विलय का द्रव्यमान दे दिया जाए, विलायक का द्रव्यमान दे दिया जाए, तो आप कैसे फार्मूला, कैसे मोललता ज्ञात करोगे। तब वहाँ पे मोललता ज्ञात करने के लिए ये होता है मोललता, मोललता नहीं मोललता। तब वहाँ पे मोललता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला होता है विलय का द्रव्यमान ग्राम में रहेगा बटे विलय का अणुभार, विलय का अणुभार गुणे विलायक का द्रव्यमान गुणे 1000। यदि आपको द्रव्यमान दे दिया जाए तो आप किस प्रकार से उसके मानों को ज्ञात करोगे। तो उसका मान ज्ञात करने के लिए विलय का द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए, वो भी ग्राम में, और विलय का अणुभार होना चाहिए गुणे विलायक का द्रव्यमान, ये भी ग्राम में होना चाहिए। तो दोनों का ग्राम में मान निकाल लोगे, निकालने के बाद में रख के मल्टीप्लाई करके हल कर दोगे तो आपको विलयन की मोललता ज्ञात हो जाएगी। अब उसके बाद में केवल नंबर आता है मोलल विलयन। मोलल विलयन किसे कहते हैं। मोलल विलयन की डिफिनेशन एकदम आसान है, खाली आप थोड़ा सा ध्यान दोगे बस। जैसे विलायक में बताया गया था वो मोललता के बारे में कि किसी विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम, तो वहाँ पर केवल आपको बताना है किसी विलायक में उपस्थित एक। अब एकांक से लिया जाएगा आपको, तो आप अच्छे से एकांक ग्राम में, मतलब 1 ग्राम में 1 मोल उपस्थित होने की संख्या को, वहाँ पर बताया गया मोलों की संख्या को, तो यहाँ पर आपको केवल बताना है कि 1 मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं, मोलल कहते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ ले मोलल विलयन किसे कहते हैं, तो आपको मोलल विलयन में ये याद रखना होगा कि
1 किलोग्राम या 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित 1 मोलों की संख्या को विलयन की मोलल विलयन, विलयन को मोलल विलयन कहते हैं। जैसे आपको ये पूछ ले मोलल विलयन किसे कहते हैं, तो आपको इतना याद रखना होगा। फिर से सुन लो डिफिनेशन, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित 1 मोलों की संख्या को मोलल विलयन कहते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पर बहुत आसान सी डिफिनेशन है। ये ऐसी डिफिनेशन आप लोगों को तैयार करना होना चाहिए कि जिससे जो एक डिफिनेशन के नाम 3, जैसे यहाँ पर है मोल प्रभाज। अब हम मोल प्रभाज को मोल अंश भी बोलते हैं, या आप लिख दो यहाँ पर मोल अंश, मोल अंश भी कहते हैं, या इसे और भी कहा जाता है मोल भिन्नांक। ये 3 डिफिनेशन, 3 नाम है इसके, मोल प्रभाज, मोल अंश तथा मोल भिन्नांक। अगर ये तीनों में से एक भी डिफिनेशन पूछ ली जाए चाहे जिसकी, तो आपको इसके बारे में व्यवस्थित तरीके से कैसे बताना है। बहुत आसान सी डिफिनेशन है, आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। आप विलयन की डिफिनेशन जानते हैं, विलयन में विलय और विलायक उपस्थित होते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कि किसी विलयन में उपस्थित कुल घटक, विलयन के कितने घटक होते हैं? 2 घटक, एक होते हैं विलय और दूसरा होता है विलायक। तो चाहे विलय का मोल प्रभाज पूछ लिया जाए और चाहे विलायक का मोल प्रभाज पूछ लिया जाए, ये दोनों घटक ही उसके उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि किसी विलयन में उपस्थित, अगर विलय का कहा जाएगा तब भी, किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या और कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को विलय का मोल प्रभाज कहते हैं, या उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर विलय का अगर ज्ञात करना हो तो उसके लिए दूसरी डिफिनेशन बनेगी, विलायक का ज्ञात करना हो तो उसके लिए दूसरी डिफिनेशन, क्योंकि विलय और विलायक 2 होते हैं। यहाँ पर हम पूरे घटक की बात कर रहे हैं। तो किसी विलयन में उपस्थित एक घटक मोलों की संख्या और कुल घटक मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। आपको केवल इतना याद रखना होगा, मोल प्रभाज किसे कहते हैं? तो किसी विलयन में उपस्थित एक घटक की संख्या और कुल घटक की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। अब उस घटक के मोल प्रभाज ज्ञात करते हैं, फार्मूला से थोड़ा ध्यान देते हैं। जैसे यदि आपसे पूछ लिया जाए विलय का मोल प्रभाज, आपसे पूछ लिया जाए विलय का मोल प्रभाज, तो विलय का मोल प्रभाज आप कैसे ज्ञात करोगे? थोड़ा सा ध्यान देते हैं। विलय का मोल प्रभाज बराबर विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे विलय और विलायक के मोलों की संख्या। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, विलय का मोल प्रभाज। अब यहाँ पर विलय के मोलों की संख्या को स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। स्मॉल एन हो गया विलय के मोलों की संख्या और कैपिटल एन हो गया विलायक के मोलों की संख्या। तो विलय का मोल प्रभाज n/n + n होता है, विलय के मोलों की संख्या बटे कुल विलयन के मोलों की संख्या। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ये तो था विलय का मोल प्रभाज। अब आपसे पूछा जाए विलायक का मोल प्रभाज, तो विलायक का मोल प्रभाज आपको मिलेगा विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या बटे विलय और विलायक, विलय और विलायक
के मोलों की संख्या। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, ये चीज जिसके घटक का मोल प्रभाव पूछा जाएगा उसी के मान को हमें ऊपर रखना होगा, बाकी कुल मान नीचे रखना होगा। जैसे यहाँ दिया गया विलायक का मोल प्रभाव, तो आप ये कहोगे कि विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेय और विलायक के मोलों की संख्या। आपको बताया गया था विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, तो विलायक का मोल प्रभाव बराबर एन अपान एन प्लस एन होता है। तो इस प्रकार से आप अगर इसमें सवाल भी दिए जाए मोल प्रभाव ज्ञात करने के लिए, बहुत सारे सवाल दिए जाते हैं, तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद, जैसे यूरिया से संबंधित सवाल दिए गए उसको आप ज्ञात करो, एल्कोहल से संबंधित दिए गए उसको, तो इस प्रकार से यूरिया, एल्कोहल और ग्लूकोज, ये तीनों पॉइंट में अगर कोई भी सवाल आपको दिया जाता है तो आप उसको हर हालत में लगाओ, क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है इन सबको। जैसे आपको बताया गया था राउल्ट का नियम, तो राउल्ट का नियम दो होता है, एक वाष्पशील विलयन के लिए और एक अवाष्पशील विलयन के लिए। बट यहाँ पे आपको याद रखना होगा, हम यहाँ पे आपको बताएंगे वाष्पशील विलयन के लिए, वाष्पशील विलयन के लिए राउल्ट का नियम। अब राउल्ट का नियम क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। किसी निश्चित ताप पर, अब आपका यहाँ पर निश्चित ताप होगा, बाकी सारा कुछ वही होगा। किसी निश्चित ताप पर किसी अवयवी घटक, अब उसमें दो घटक होते हैं, अवयवी घटक का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाव के समानुपाती होता है। करेक्ट, थोड़ा सा फिर से सुन लेंगे। निश्चित ताप पर किसी निश्चित ताप पर वाष्पशील विलयन में, निश्चित ताप पर वाष्पशील विलयन में किसी घटक का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाव के समानुपाती होता है। जैसे यहाँ पर दो घटक ले लेते हैं, एक घटक आपका ए और दूसरा बी, ए और बी ले लिया जाए, तो जैसे यहाँ पर लिखेंगे अवयवी घटक ए का आंशिक दाब, ये आप ले लो पी ए हो जाता है। फिर इसके बाद में अवयवी घटक बी का आंशिक दाब आपको पी बी मिल जाता है। तो बताया गया कि किसी अवयवी घटक का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाव के समानुपाती होता है। जैसे हम ले लिए पी, आपको बताया गया यहाँ पर देखते हैं हम आंशिक दाब पी ए और दूसरे घटक का पी बी है, तो यहाँ पर आंशिक दाब जैसे यहाँ पर है पी ए समानुपाती क्या बताया गया मोल प्रभाव। अब मोल प्रभाव को कायम से प्रदर्शित करते हैं, जैसे यहाँ पर आप लिखोगे कायम ए का घटक है तो कायम ए हो जाएगा। दूसरे के लिए आप लिखोगे पी बी, अब समानुपाती आपको मिलेगा कायम बी। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो, समानुपाती या अंकरमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो वहाँ पर कांस्टेंट यानी कि नियतांक मिलता है। यहाँ पर मिलेगा क्या, तो आपको मिलेगा पी ए इक्वल पी ए मूर्धांक आपको कायम ए मिल जाएगा। दूसरे के लिए पी बी इक्वल आपको मिलेगा पी बी इक्वल में पी बी मूर्धांक कायम बी। ये आपके राउल्ट के नियम के आधार पर दो घटकों के आपके समीकरण प्रथम और सेकंड मिल जाते हैं। अब कुल दाब आपको अगर ढूंढना है, आप लिखोगे कुल दाब पी बराबर आपको मिलेगा पी ए प्लस पी बी। तो पी ए बराबर पी ए का मान आपको दिया गया है पी ए मूर्धांक कायम ए प्लस पी बी मूर्धांक कायम बी। तो ये आपको मिलता है वाष्पशील विलयन के लिए राउल्ट का नियम। वाष्पशील विलयन के लिए राउल्ट का नियम पी ए बराबर पी ए मूर्धांक कायम ए प्लस पी बी मूर्धांक कायम बी होता है। इसी के आधार पर आपको आदर्श और अनादर्श विलयन की डिफिनेशन मिल जाती है। आदर्श विलयन किसे कहते हैं, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे। आदर्श विलयन किसे कहते हैं। अब आदर्श विलयन में आप थोड़ा सा ध्यान दोगे कि ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का, वाष्पशील विलयन की बात है तो यहाँ पर वाष्पशील विलयन होना चाहिए।
ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। फिर दूसरा इसी में अनादर्श विलयन हो जाता है। जैसे आपसे कोई पूछे अनादर्श विलयन, तो अनादर्श विलयन किसे कहते हैं? अनादर्श विलयन में ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे हम अनादर्श विलयन कहते हैं। तो ये दो विलयन आपको यहाँ पर मिल गए। आदर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करता है उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं, और अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करता उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। इस चैप्टर में जो भी था आपको सब कुछ पढ़ा दिया गया है, और आप जो भी कुछ कमी होगी वो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में।